नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सियासी खबर सबसे पहले। तेज प्रताप यादव ने रांची में आज अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की और काफी देर तक चली मुलाकात के दौरान पारिवारिक और सियासी हर तरीके की बात हुई। बाद में पत्रकारों के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि रघुवंश प्रसाद कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने जेडीयू के कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी कर दिया। कोई नाराजगी नहीं है, मेरा लगातार रघुवंश अंकल से बात होते रहता है, कोई नाराज नहीं है। गलत बात है, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आपका जो बयान आया, अरे जेडीयू के आधा से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में, अभी बात हुआ है, अभी आ रहे हैं। अब नाम समय आने पर बता देंगे ना, अभी आएंगे तब बता देंगे। दो चार नाम हम कैसे बता दें अभी? कौन किससे क्या मिलता है उनसे आप जाके सवाल कीजिए, हम इस पे क्या चर्चा करेंगे। चुनाव पे कहा, गरीब जनता ना वोट देता है, जनता से ना आदमी बनता है। तो बोलते हैं दलित के नेता हम ही हैं। अरे दलित के नेता सब लोग दलित है जी, सब दलित है। उत्तरी बिहार में पूरे तरीके से बाढ़ हुई है। बाढ़ में गए हैं माइक लेके? कोरोना भी है। हाँ, तो उसमें कैसे होगा चुनाव? इसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन अब चुनाव समय पर होगा तो उसमें कूदा जाएगा रण में। बदतर हालत है अस्पतालों की स्थिति पूरे तरीके से न कोरोना का किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था है, ना मरीज को कोई तरीके से देखा जा रहा। वहाँ एम्स में मरीज चिल्लाते रह गया, अस्पताल से ऊपर से कूद गया, गिर गया। तो ये सब स्थिति जो है अब सरकारें घर से बाहर नहीं निकल रहा, सोया हुआ नींद का गोली खा करके। और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी बरकरार है। जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह ने जेडीयू के नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से नाराज हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह को आरजेडी में शामिल करने की विरोध कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध के बाद आरजेडी के बड़े नेता रामा किशोर सिंह को पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। हालांकि खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश में हैं। लालू जी के नवरत्न में कोई अगर आदमी रहता था, एक रत्न रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। अब उनके सुपुत्र, उनका उम्र इनके सुपुत्र का उम्र में तुलना कर लीजिए तो आसमान जमीन का फर्क। तरह का भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ रघुवंश बाबू जैसे लोगों पर करना कि एक लोटा पानी ही निकल जाएगा तो क्या होगा। तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों को उस दल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रघुवंश बाबू अपना निर्णय उनको खुद लेना है पहले। अब वहाँ इज्जत फजीहत के साथ वहीं रहना चाहते हैं या फिर अपने मान सम्मान को बचाने के लिए रघुवंश बाबू कोई नया कदम उठाएंगे, ये निर्णय खुद उनके ऊपर है। रघुवंश बाबू पर जितने कयास लोगों को लगाना है लगा लें। रघुवंश बाबू समाजवादी योद्धा है, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया है और राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया है, बनाने का काम किया है। रघुवंश बाबू का पैर इधर उधर डगमगाएगा नहीं, ये हम लोगों को पूरा भरोसा है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के बहाने जेडीयू और आरजेडी के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी राघोपुर में जीत दर्ज करने के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह की बलि ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को सीट बचाना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों का बलिदान दे देंगे। ये तो शुरू से इनका परंपरा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू परिवार, तो लालू यादव के परिवार अपने सुरक्षा, अपना संपत्ति बचाने के लिए, अपना संपत्ति ग्रहण करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तेजस्वी यादव जी बिहार की 12-13 करोड़ जनता के दिलों के राजकुमार हैं। उनको राघोपुर की जनता उम्मीदों के साथ देख रही है कि हमारा भावी मुख्यमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व करेगा राघोपुर का। इधर जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सधा हुआ बयान दिया है। उन्होंने मुलाकात को राजनीतिक बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुलाकात किया है, सियासी बात नहीं हुई है। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए में जाने पर स्थिति 30 अगस्त तक साफ हो सकती है। कोई राजनीतिक बात नहीं, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। सर, माना जा रहा है कि आपका फाइनल हो चुका है एनडीए में जाने का। माना जाना एक अलग बात है, लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं है।
10 सीटों के आसपास आपका फाइनल हो चुका है, बातचीत हो गई। राजनीतिक बात होगी 1-2 रोज में, उसके बाद कहा जाएगा, अभी कोई बात नहीं है। 30 तक आपने अल्टीमेटम भी दिया है सर कि 30 तक फैसला ले लेंगे। 30 तक 30 तक तो आप फाइनल कर दिया आपने, तो अब तो 2-3 दिन का ही समय बचा है। हाँ बस 30 को आप लोगों से बात करेंगे। और इधर आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन के घटक दलों से शिक्षा में सुधार के लिए एकजुट होने की अपील की। इसके लिए कुशवाहा 5 से 11 सितंबर के बीच शिक्षा में सुधार का अभियान चलाएंगे। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। सीट बंटवारे में अब देरी हो रही है। एनडीए को हटाने के लिए जनता के मन में अगर कहीं सवाल है कि देर क्यों, क्या, तो उस सवाल का जवाब हम लोग को मिलकर देना पड़ेगा ना। उसी संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हुए लालू जी से आग्रह किया है। और उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि कुशवाहा पुराने और अनुभवी नेता हैं और महागठबंधन की मजबूती ही उनका लक्ष्य है। उपेंद्र कुशवाहा जी पुराने नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अनुभवी हैं और महागठबंधन में एकता बनी रहे, शायद इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि अगर किसी गठबंधन के किसी साथी को या किसी पार्टी को अगर जहर भी पीना पड़े तो पीना चाहिए, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस ने दावा किया कि जल्द ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और इसको लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। हमारा हाईकमान और जो भी हमारा संगठन है, इसमें हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इसको तय करते हैं और वो तय हो रहा है, बातचीत चल रही है, तैयारी चल रही है। बहुत ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति दर्ज कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां जातीय गुलबंदी के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की कवायद में लग गई हैं। तमाम पार्टियों ने यह दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी जातीय राजनीति में यकीन नहीं रखती, लेकिन तमाम पार्टियां जातिगत समीकरण को साधने में ही जुटी हैं। बिहार की 13 करोड़ जनता पर पकड़ है तेजस्वी यादव जी की। मुस्लिम, यादव, दलित, पंडित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, सब लोग साथ हैं। पूरा जनता का सैलाब है इधर। ये कौन कह रहा है कि किस पर पकड़ है, किस पर पकड़ नहीं है? और पिछली बार महागठबंधन के साथ में जिसमें नीतीश कुमार जी थे, उसमें भी हम लड़े थे तो 27 सीट हुई थी। तो आपने हमारे 27 विधायकों की संख्या आप देख लीजिए, हर एक वर्ग के लोग चुन करके आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी महागठबंधन में जो हमारे जितने भी सीट मिलेगी महागठबंधन में, उसमें हम लोग समाज के सब तबके का ख्याल रखते हैं और सब तबके का वोट हमको मिलता है। किसी एक जात या एक कास्ट पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, उस परंपरा को हम लोग कायम रखेंगे। महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी में देखिए अति पिछड़ा वर्ग का भी ये जो आए हैं, तो उससे महागठबंधन थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा, वो भी जो है सो कुशवाहा समाज से हैं और वो कुशवाहा को गोलबंद करने के लिए ही महागठबंधन को रखा गया है। और ये सब मिला जुला के ये स्थिति में, अभी की स्थिति में, और देखिए जो सत्तारूढ़ दल हैं वो लोग भी जो है सो इसी सब पर फोकस कर रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी की ओर से पटना में पोस्टर में लगाए गए हैं और पोस्टर के माध्यम से बिहार सरकार पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में महाभारत का चीरहरण प्रसंग को दिखाया गया है और इसके माध्यम से बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी सब पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में केजरीवाल को कृष्ण बताया गया है। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। सभी दलों ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर बिहार में विकास का दावा कर रही है। देखिए, यहाँ बिहार में आम आदमी पार्टी का क्या है? झुंझुना भी बजाने का औकात है उनको। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तो जनता का जो दीवाल है तेजस्वी यादव जी के साथ, दूसरा यहाँ कौन वाल खड़ा होगा? ये पोस्टर बाजी करके, प्रोपेगेंडा खड़ा करके, दिल्ली में इन्होंने जिस तरीके से राजनीति खड़ा किया शिगुफा उड़ा के, ये चाह रहे हैं कि बिहार में उसी मॉडल को अपनाएं। बिहार की जनता इनके रग रग से वाकिफ है और इनको सही हैसियत और सही औकात बताने के लिए बिल्कुल जनता तैयार है। देखिए, आम आदमी पार्टी पर मुझे तरस आता है
केजरीवाल की इतना हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार जी के सामने खड़ा हो, और केजरीवाल जी से, पार्टी से, केजरीवाल जी से नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 15-15 शासनकाल जंगल राज 1 और जंगल राज 2 जिसका उल्लेख हमने अपने पोस्टर में किया है, वो देख लीजिए। जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता को एक मजबूत विकल्प चाहिए। तो यहाँ पे दिल्ली मॉडल जो हमारा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, उससे बिहार के लोग ही नहीं समूचे हिंदुस्तान के लोग प्रभावित हैं। तो एक मजबूत विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी इस बार बिहार के चुनावी समर में कूदने जा रही है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। कोरोना के बीच लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए सभी दल डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्णिया में एलजेपी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसमें वर्चुअल माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। सदस्य बनाने का लक्ष्य रखें। अब चूंकि अब चुनाव का भी समय आ गया है और चुनाव का घोषणा भी हो गया है, हम लोग अब संगठन का भी काम करना पड़ रहा है हम लोग को, और साथ ही हम लोग को जब चुनाव सामने है, अब चुनाव का भी तैयारी में हम लोग लगे हैं। तो बात कर रहे हैं उसमें जितने भी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी को लेकर के जो कार्य करना है, निर्देश देना है, उनसे जो सूचनाएं लेनी है, उसको हम लोग वर्चुअल पे कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम हम लोगों का सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग कार्यकर्ता और जनता तक पहुँचाते हैं, क्योंकि अभी मैं क्या है कि हम लोग अपनी आवाज़ को हर जगह नहीं पहुंचा पाते हैं, इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा। तो बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोरोना का खौफ खत्म होने लगा है। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव के स्वागत के लिए पहुंच गए थे, लेकिन इस दौरान इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा। कई कांग्रेसी तो मास्क भी नहीं पहने हुए थे। चुनाव के पहले कोरोना को लेकर कार्यकर्ताओं की लापरवाही भारी पड़ सकती है। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की खबर है कि 1 सितंबर से ईपीएफओ का लाभ इन्हें मिलेगा और ईपीएफओ के केंद्रीय आयुक्त ने बताया है कि इस मद में बिहार सरकार को 815 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। 3,58,000 नियोजित शिक्षकों को सितंबर से ईपीएफओ का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने ऑलरेडी 20 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी है और यह 815 करोड़ रुपया बिहार सरकार को इसमें टोटल आउटगो होंगे उनकी फिनांसेस की, और यह अभी 1 सितंबर से ही ये लोगों को भविष्य निधि के लाभ मिलना शुरू होंगे। जिलावर 38 जिले हैं, तो इसमें लगभग 3,58,000 संख्या है। कुछ 2-3 हज़ार इधर उधर हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम लोग कल, मैं और पांडे जी कल गए थे वहाँ पे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, उच्च शिक्षा के साथ मिलके आए, तो फिगर्स हम लोगों को दिया जाएगा। लेकिन आज के डेट में 3,58,000 हम लोग मान के चलते हैं और प्रोविजन फंड कोड नंबर्स हम लोग ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं। इधर बिहार में पहली बार होमगार्ड जवान के आश्रितों को ईपीएफओ पेंशन का लाभ दिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय की तरफ से मृतक होमगार्ड विद्यासागर प्रसाद, विजय प्रसाद की पत्नी और नाबालिग पुत्र को ईपीएफओ के तहत पेंशन लाभ की स्वीकृति का पत्र सौंपा गया। इस दौरान अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव भट्टाचार्य, क्षेत्रीय आयुक्त राजेश पांडे और होमगार्ड के कमांडेंट मौजूद रहे। अपर केंद्रीय आयुक्त ने इस दौरान खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान 92,000 क्लेम मिले और तत्काल उसका निष्पादन हुआ। सितंबर 2019 को हम लोग होमगार्ड्स को कवर किए थे, आच्छादित किए थे हमारे कर्मचारी भविष्य निधि एवं पंत पकेन अधिनियम 1952 इसके अंतर्गत। तो जिसके फलस्वरूप अभी कवरेज के पश्चात हमारे पटना जिला के 2 होमगार्ड की असामयिक निधन हो गए थे, अनटाइमली डेथ। तो उनके 2 विधवा जो है, राजवंशी देवी और आशा देवी, उनकी हमारे जो सीनियर कमांडेंट साहब है अनुरोध प्रसाद जी, सितंबर में हम लोग जानकारी देने के बाद उन लोग उनके कंट्रीब्यूशन, जैसे ब्रजेश जी अभी बोल रहे थे, 3 महीना 22 दिन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया और उनके पेंशन, अभी पेंशन चालू हो गया तो हमारे ईपीएफ परिवार के साथ जुड़ गए। एक आश्रित बच्चा है जिसका आयु 25 के नीचे है, उनको भी पेंशन का लाभ मिलेगा। और चलिए कांग्रेस खेमे से खबर यह आ रही है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कल बैठक करने वाले हैं और अजय कपूर कल ही बैठक करेंगे। उत्तर बिहार के जिला अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है। 10 बजे से सदाकत आश्रम में ये बैठक आयोजित है। उत्तर बिहार के प्रभारी हैं अजय कपूर जो बैठक करने वाले हैं और चुनाव की तैयारी को लेकर ये चर्चा की जाएगी, जिसमें हाल जाना जाएगा कि कांग्रेस की तैयारी किस स्तर पर है। गोपालगंज से अगली खबर, जहां के बखरौर गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनमें गुस्सा है।
मामला 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या से जुड़ा है। पूर्व विधायक और जेडीयू के प्रदेश महासचिव मंजीत कुमार सिंह को उस वक्त फजीहत झेलनी पड़ी जब वो पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करने बखरौर गांव पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों का सामना मंजीत सिंह को करना पड़ा। ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले। वो आक्रोश का सामना हमको भी आज करना पड़ रहा है और हमने पुलिस महानिदेशक महोदय से भी फ़ोन पर हमने वार्ता की है, पुलिस अधीक्षक से भी हमने किया है कि ऐसे संगीन अपराध मामले में तुरंत इस मामले में जो लोग अन्य भी दोषी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करे, इस केस का स्पीडी ट्रायल हो और जो भी अभियुक्त हैं ऐसे जनगण्य अपराध में उन लोगों को निर्भया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी, उसी तरह ऐसे अपराध में फांसी की सजा मिले दोषियों को। रेप हुआ, रेप के बाद हत्या करके बोरा में कस कर रखा गया जय किशोर शाह के द्वारा। यह जो निर्भया कांड के बाद यह लाली कांड है, यह बिहार का लाली कांड है। ऐसी घटना कभी नहीं हुआ था बिहार में, यह जिला का प्रथम घटना है। इसमें जो है थाना प्रभारी आए और उसके बाद से कोई पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारी नहीं आया, न डीएसपी साहब आए, नहीं आए। आप बात बताइए, इस तरह के घटना जो दर्दनाक है, शर्मनाक है, जघन्य अपराध है, इसमें क्यों नहीं अल्लाह अधिकारी उच्च अधिकारी आया? न्याय चाहिए, फांसी चाहिए। छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विधायक जी को बंधक बनाएंगे। इधर बांका के मौसी में दबंग युवक ने लड़की से रेप किया, फिर उसने अपने पिता और परिजनों के साथ घर में घुसकर लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। रेप और हत्या की घटना से गांव में मातम और तनाव है। लड़की के माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं तो गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं लगता था कि इस तरह की वारदात हो जाएगी। रेप की घटना के बाद गांव के लोगों ने पंचायत में सुलह समझौते की कोशिश भी की, जहां आरोपी और उसके पिता ने खुलेआम पीड़ित लड़की और उसके माता पिता को हत्या की धमकी दी। दबंगों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने न सिर्फ धमकी दी बल्कि घर में घुसकर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। 5 से 10 बार धमकी दिया मारने का, उस 10 के अंदर में पंचायत में। पंचायत का बात वो नहीं माना, उठ के चला आया और धमकी दिया जो करना है रेप केस कीजिए, हम नहीं जाएंगे पंचायत में। ये सब गांव वाला को पूछ सकते हैं, पंचायत को ही पूछ सकते हैं। उसके 5 मिनट 10 मिनट के बाद वहां आके बाप बेटा ने गला चपा के मार दिया। बेटी तो आप धर पकड़ नहीं की वो सब का? कर लिया, हमने समारा पार लिया। अच्छा, ठेली दिल के हमरा आपके सामने गला दबा के मार दिया? हाँ। पंचायत में धमकी नहीं दिया, हाँ लड़का से पूछताछ की। उसके बाद उसके जो है पिताजी समीम वो धमकी दे रहा था इनको। क्या दे रहा था? कि मेरा लड़का जो है पानी करने के लिए उसके रास्ते से गुजर रहा था, मेरे बेटे को आपने मारा, हम भी मारेंगे। अच्छा, हाँ हम भी मारेंगे, इस बात को लेकर के जो है उठ रहा था। अच्छा, ये अफसोस है कि नहीं कि पुलिस तक मामला शुरू में नहीं गया? अगर शुरू में जाता तो लड़की की जान बच जाती। नहीं, अफसोस तो हो रहा है हाँ, कि कोई भी ये नहीं जानता था कि यहाँ तक ये बात पहुँचेगा। और अगली खबर बांका से, जहां रेप पीड़ित युवती की हत्या के बाद सवालों के घेरे में पंचायत भी आ गया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कानून को ताक पर रखकर पंचायतें लगाई जाएंगी। सवाल यह है कि रेप के आरोपी के साथ समझौता क्यों किया पंचायत ने। सवाल यह है कि कानून से ऊपर पंचायत नहीं है। सवाल यह है कि क्यों बौसी पंचायत के मुखिया ने पुलिस को खबर नहीं दी। और सवाल यह भी है कि बौसी पंचायत के मुखिया पर क्यों एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस के ऊपर भी आरोप है कि संगीन जुर्म छुपाने की कोशिश पुलिस क्यों कर रही है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज 18 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फर्जीवाड़े के मामलों का लगातार खुलासा कर रहा है और न्यूज 18 ने दिखाया कि किस तरह बुजुर्ग महिलाओं के खाते में प्रसव के पैसे बार बार डालकर निकाले गए। इस बार मुजफ्फरपुर में विधवाओं का सरकारी अस्पताल में प्रसव होना दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहुआ पंचायत के छोटी कोठिया गांव में 2 विधवा महिलाओं के खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी गई। सीता देवी और सुमिता देवी के खाते में साल 2019 से अगस्त 2020 तक संस्थागत प्रसव के तहत 4 बार 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी गई। इन महिलाओं से बातचीत की है संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में दलालों ने इस प्रकार सेंधमारी की है कि जो सालों पहले महिलाएं विधवा हो चुकी है, उन विधवा महिलाओं के खाते में भी प्रसव के नाम पर प्रोत्साहन राशि बार बार भेजी गई। न्यूज़ 18 के पास इस प्रकार के कागजात हाथ लगे हैं कि किस प्रकार मुजफ्फरपुर के रहुआ पंचायत में छोटी कोठिया गाँव में सीता देवी और सुमिता देवी जो विधवा हो चुकी हैं, उनके खाते में बार बार प्रसव के नाम पर सरकारी प्रोत्साहन राशि भेजी गई, जबकि इन महिलाओं का इस योजना से थोड़ा भी सरोकार नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर संस्थागत प्रसव के नाम पर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था और इस पर लगाम लगाने के लिए आखिर जिला प्रशासन अब भी आगे क्यों नहीं आ रहा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुसहरी। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार।